प्रयास कोचिंग संस्थान सीकर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना के इस दौर में बहुत लंबा समय बीता है साथियों। 2.25 महीने किन परिस्थितियों में हमने बिताए हैं, और विशेष रूप से मैं मांगीलाल शर्मा, प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पलथाना, आज युवाओं के सामने अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। बीत गया उसकी बात नहीं करना चाहूँगा मैं, संदर्भ वो जरूर लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ आने वाले 1 महीने के लिए। जैसा कि आपने कल राष्ट्रीय संदेश में पढ़ा है कि 1 जुलाई से सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, कॉलेज प्रारंभ होने जा रही हैं। ये 1 महीने का समय युवा किस रूप में बिता सकते हैं, किस चीज़ का वो अध्ययन कर सकते हैं, और कैसे अपने पिछले 2 महीने के समय को जिस आशंका में जिया है उसको हर्षोल्लास से जी सकते हैं। जहाँ एक नवीनता देखने को मिले, एक नई सोच का संचार हो, वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। विशेष रूप से वे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, 10वीं 12वीं क्लास की परीक्षा जो शेष बची है उनको देने जा रहे हैं, उनके सामने मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपके मन में एक बात आती होगी कि मैं वृत्त का केंद्र बिंदु बनूं। जरूर बनना चाहिए, और वृत्त की परिधि पर परिभ्रमण करूं, जरूर करना चाहिए। लेकिन ठीक मेरी मान्यता इससे विपरीत है। आपके मन में लक्ष्य रह सकता होगा केंद्र बिंदु से मैं परिधि पर जाऊं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप अपने उस लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं कि परिधि पर आप अगर जाएंगे और घूमते रहेंगे, लौटकर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं आप अपने लक्ष्य को ऐसा बनाएं कि वृत्त की त्रिज्या को ही बढ़ा दें, और जिस दिन वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाने का लक्ष्य आपके सामने होगा, न केवल परिधि बढ़ जाएगी बल्कि वो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। आपके सोचने का, चिंतन करने का, प्रबोध का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि मेरे सामने समस्या क्या है, समाधान क्या है, उपचार और निदान क्या है। एक प्रसंग रखना चाहता हूं। एक राजा ने बहुत बड़ा महल बना करके उसके प्रवेश द्वार के दाईं तरफ एक बड़ा सा हॉल बनाया। एक ही गेट रखा उस पर। गेट के दाईं तरफ एक गणित का सूत्र लिख दिया, नीचे नोट लगा दिया कि सूत्र के माध्यम से इस बंद गेट को जो खोलेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात चारों तरफ फैली
गणितज्ञ सुबह आते 7 दिन का समय दिया था उन्होंने, अपनी किताब लाते, गेट के पास में लिखे हुए उस समस्या को देखते, अपनी किताब खोल करके समाधान निकालने का प्रयास करते, पूरे दिन भर पुस्तक और गेट पर लिखी हुई उस समस्या को पढ़ते रहते, निराश होकर के घर लौट जाते। दूसरे दिन और गणितज्ञ आते, वे भी प्रयास करते कि गेट के ऊपर जो समस्या लिखी हुई है उसका समाधान पुस्तक में देख करके हम तुरंत गेट खोल देंगे, लेकिन वो भी निराश होकर के लौट के चले जाते। 6 दिन बीत गए, 7 दिन का समय था। 7वें दिन गांव के 2 सामान्य व्यक्ति वहां पर आए और प्रार्थना निवेदन किया राजा से कि महाराज श्री, हमें भी अवसर दिया जाए। हमने सुना है कि एक कोई समस्या है जिसको आपने गेट पे लिख रखा है, उस समस्या को देख करके किवाड़ कोई खोल देगा, उसको नगद पुरस्कार दिया जाएगा, क्या हम भी प्रयास करें? राजा ने उनको आज्ञा दी। उन्होंने राजा से कहा, आप भी हमारे साथ चलिए महाजन। वो राजा के साथ गेट के पास में गए, किवाड़ को धक्का दिया और किवाड़ को धक्का देते ही किवाड़ खुल गए। महाराजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ है। 6 दिन तक सारे लोग बाग जो गणित के विशेषज्ञ माने जाते थे यहां पर आए और किसी भी युक्ति के माध्यम से किवाड़ को नहीं खोल पाए। आप ऐसा कैसे कर पाए? उन दोनों ने राजा से जो कहा वही सबसे पहले मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा। उन दोनों ने कहा, महाराजा, हमने देखा पहले कि मालूम तो करें कि समस्या वास्तव में है या नहीं है। देख तो लें कि किवाड़ बंद है या खुले ही हैं। समाधान तो उसके बाद में सोचने का प्रयास करेंगे। और पहला हमने कदम बढ़ाया समस्या को पहचानने का, और जब समस्या की तरफ गए मालूम चला यहां समस्या है ही नहीं। मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप ये सोचें आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में समस्या क्या है। समस्या को जब पहचान पाओगे तब कहीं जाकर के उसके उपचार और निदान की बात आप कर पाओगे। पहला हमारा है लक्ष्य निर्धारण। दूसरा, लक्ष्य निर्धारण में आने वाली समस्याएं उनकी पहचान करना। अब उस बिंदु पे आना चाहता हूं कि एक समय में, 1 महीने के इस बहुत महत्वपूर्ण समय में आप कितना क्या कर पा सकते हैं। पहली चीज, अपनी सोच को विस्तृत बनाएं। लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जो भी आपके सामने समस्याएं हैं उनको पहचानें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज, पहला, हमारी नियमितता। हम नियमित रूप से अपने आचरण में सुधार करें, प्रतिबद्धता लाएं। आहार विहार, सोचने का तरीका, हमारा आचरण, हमारा चिंतन समयबद्ध रूप में हो। बड़े समय का हम सदुपयोग करना चाहेंगे। जिस किसी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हैं, जो आपका लक्ष्य है,
प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से चलें। मैं एक पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या शिक्षा का महत्व, उसके बुनियादी मूल्य, प्रतिमान और मानदंड, उनको हमें आत्मसात करना होगा। मैं क्या पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, कहां पढ़ूं, कैसा पढ़ूं, कब पढ़ूं, इन सारे आयामों पर विचार करने के बाद में मेरा एक लक्ष्य हो, योजना बने मेरी, उसके अनुरूप मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। कहीं कोई ऐसे कारण नहीं होंगे कि मैं सफलता की ओर बढ़ते हुए उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। आज के इस समय में पुस्तकों का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण बना है कि आपके मन में कभी कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि मैं जो कुछ पढ़ पा रहा हूं, क्या वास्तव में जो चीजें मैंने पढ़ी हैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं वो। तो हमेशा जितना आप पढ़ते हैं बाकायदा उसको लिपिबद्ध कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और नियमित रूप से अपने स्वाध्याय का समय 24 घंटे में से कम 10 घंटे आप अपने स्वाध्याय को दीजिएगा। शेष जो 10 घंटे और 4 घंटे 14 घंटे शेष आपके पास में रहते हैं, बहुत बड़ा समय है आपके लिए, अपने लिए, परिवार के लिए समय दीजिएगा। लेकिन वो 10 घंटे जो स्वाध्याय के लिए आपने रखे हैं उसमें नियमितता हो। विषय वस्तु को व्यापक रूप में पढ़ें, आप गहराई से पढ़ें, उसका चिंतन करें, मनन करें और पढ़ने के बाद में लिपिबद्ध करें। हर विषय वस्तु उसकी व्यापकता में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं आपके अध्ययन का ठोस आधार बनेगा। आप उस विषय वस्तु पर जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी सत्यता को आप जान पाएंगे, उस पर अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे और अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे आप। दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस 1 महीने के समय में जो भी अपने महापुरुष हुए हैं इतिहास में, समय निकालें, आधा घंटे एक महापुरुष की जीवनी को जरूर पढ़ें आप। महापुरुष से हमें प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा मिलने के बाद में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ जो हमने सोच रखा है तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा हमारे काम को न केवल जल्दी सफलता की ओर ले जाएगी बल्कि जोश को भी दुगुना करेगी। हमारे विचारों में भी वो सब कुछ करने की ताकत रहेगी जो हमारे महापुरुषों ने किया है। उनके जीवन में प्रेरक प्रसंग
भले त्याग के रूप में हों, भले सहायता के रूप में हों, भले ही कुछ नया कर गुजरने की उनकी कहानियां रही हों, हमें बहुत कुछ देती हैं, जीवन को बदल देती हैं वो प्रेरणाएं। विचार हमारे मन में आते हैं और सबसे बड़ी ताकत विचार में ही होती है। कितनी अच्छी बातें उनके जीवन से हमें आत्मसात करने को मिलती हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक स्वामी जी अपनी कुटिया में अकेले रहते थे। एक दिन भ्रमण पर निकले। दूर दराज के भ्रमण पर लौटने में विलंब हुआ। गांव में किसी कुटिया में रहने के लिए गए तो देखा वहां पर एक संत रह रहे। अचानक बारिश हुई। तो क्या देखते हैं, एक आदमी वहां पर आता है, कुटिया के गेट को खटखटाता है। अंदर के संत उठकर बोलते हैं, कौन हो? बाहर से आवाज आती है, क्या अंदर जगह मिलेगी? तो संत कहते हैं, हाँ जरूर, मेरी कुटिया छोटी है, एक आदमी खाट पर सो सकता है यहां। हाँ अंदर आ जाओ आप, लेकिन इतनी जगह तो है, इस कुटिया में 2 आदमी खाट पे बैठ सकते हैं। उसको अंदर लेते हैं। 1 घंटे बाद में दोबारा किवाड़ खटखटाए जाते हैं। आवाज को सुनकर के संत बोलते हैं, कौन? बाहर से आवाज आती है, क्या अंदर जगह मिलेगी? फिर वो संत कहते हैं, हाँ कुटिया छोटी है, इस कुटिया में एक व्यक्ति आराम से सो सकता था, लेकिन 2 व्यक्ति यहां आराम से खाट पे बैठ सकते हैं, और 3 व्यक्ति आ जाओ अंदर, 3 व्यक्ति आराम से खड़े रह सकते हैं। उनके मन की ये सहृदयता हमारे चिंतन चरित्र को बदल सकती है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक महापुरुष की जीवनी को हमेशा पढ़ें आप। और अपने हृदय के बदलाव में आप जरूर पाएंगे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वहां तक पहुंचने में अहम भूमिका ये महापुरुषों की जीवनियां निभाती हैं। प्रेरणा लेकर के हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। 30 दिन का समय रहेगा जून में, 30 महापुरुषों तक हम पहुंच पाएंगे। उनकी जीवनियों को पढ़ेंगे, बहुत बड़ा बदलाव हमारे अंदर आएगा। और आज बदलाव लाने की आवश्यकता है। आने वाला समय परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, जिसमें हम जागरूक रहें, हमारे आसपास के परिवेश को जागरूक रखें।
कोरोना की महामारी के इस दौर में मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि संकट से गुजरने में आप भी अपना अमूल्य योगदान दें, लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक करें और शासन द्वारा जिस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं उन निर्देशों की पालना के लिए भी उन्हें जागरूक करें। अगर हम सब मिलेंगे आपस में, एक दूसरे को विचारों के आदान प्रदान से जागरूक बनाएंगे, एक नई ताकत, नया जोश हम में आएगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 30 दिन के इस समय में वो सब कुछ हम कर पा सकते हैं, घर बैठ कर पा सकते हैं जो हमने पिछले 2.25 महीने में आशंका से देखा है, अपने आप को देखा है, समाज को देखा है, देश दुनिया को देखा है। हमें बदलाव करने की आवश्यकता है और परिवर्तन के दौर पर हम अगर चलेंगे बहुत कुछ पा जाएंगे, और अगर परिवर्तन के दौर की तरह उसके अनुसार हम नहीं चले तो कोई तो कहता है हम कुछ खो देंगे, मैं तो कहता हूँ हम सब कुछ खो देंगे। जो हमारे पास है उसको भी लुटा के चले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी कह के मेरी बात को विश्राम देना चाहूँगा, जिसको आप सबने पढ़ा है, पढ़ाया है, सुना है, सुनाया है। एक व्यापारी टोपी बनाने का काम करता था, टोपियाँ बना करके शहर में बेचने जाता, उससे जो कुछ भी उसको पैसा मिलता उससे अपने परिवार का लालन पालन करता। एक दिन मई का महीना, गर्मी की तपन में वो टोपियां लेकर के शहर से बेचने जाता है। एक जंगल से होके गुजरता है, विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है, अपने सर पे रखी हुई टोपी की पोटली को एक तरफ रखता है और सो जाता है। थका हुआ था, पेड़ की ठंडी छाया में उसको नींद आ जाती है। उस पेड़ पर बंदर बैठे हैं, बंदरों ने नीचे झांक करके देखा, व्यापारी सोया हुआ है, उसके सर पे टोपी है और पास में ही टोपियों की पोटली रखी है। चूंकि बंदर नकल करते हैं, उनके मन में भी टोपियां लगाने की इच्छा हुई। बंदर नीचे उतरते हैं, टोपी की पोटली को खोलते हैं, टोपी निकाल के सर पे रखते हैं, वापस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद में व्यापारी की नींद खुलती है, वो देखता है टोपियां गायब। ऊपर की तरफ झांकता है, एक दृश्य नजर आता है कि बंदरों ने सर पे टोपी लगा रखी है। क्या किया जाए? उसको अपने पिता के द्वारा बताई गई बात याद आती है कि बंदर नकल करते हैं, इसका फायदा उठाएं। उसने अपनी सर की टोपी को फेंका, बंदरों ने भी उस दृश्य को देख करके नकल की, अपनी सर की टोपी को फेंक दिया। सारी टोपियों को इन्होंने इकट्ठा किया और शहर बेचने चला गया। ये कहानी हमने सबने सुनी है, सुनाई है, पढ़ी है, पढ़ाई है। उसके 30 साल बाद में क्या हुआ? 30 साल बाद में उस व्यापारी के लड़का हो गया, बंदरों के बच्चे हो गए, और व्यापारी के लड़के ने भी वही पारिवारिक कार्य टोपियां बनाने का काम शुरू कर दिया, और बंदरों के बच्चों ने भी उसी पेड़ पे उछल कूद का काम शुरू कर दिया। वो व्यापारी का लड़का टोपियां बना करके शहर में बेचने जाता,
जो कुछ पैसा मिलता उसे अपने परिवार का लालन पालन करता। एक दिन वही मई जून का महीना व्यापारी का लड़का टोपियां बना करके शहर में बेचने जाता है। गर्मी की तपन से बचने के लिए जंगल में उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है। अपनी टोपी की पोटली को एक तरफ रखता है। ठंडी छाया को देख करके उसको भी नींद आ जाती है। उस पेड़ पर बंदरों के बच्चे बैठे हैं। बंदरों के बच्चों ने झांक करके देखा, व्यापारी के लड़के ने सर पे टोपी लगा रखी है। मन में उनकी भी इच्छा हुई, हम भी टोपी लगाएं। बंदरों के बच्चे नीचे उतरते हैं, टोपी की पोटली को खोलते हैं, टोपी सर पे लगाते हैं, वापिस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। 2 घंटे बाद में व्यापारी के लड़के की नींद खुलती है। देखता है सारी टोपी तो गायब। ऊपर की तरफ झांक करके देखता है, एक दृश्य नजर आता है कि बंदरों के बच्चों ने सर पे टोपी लगा रखी है। क्या किया जाए? उसको अपने पिता के द्वारा बताई गई बात याद आती है कि बंदर तो नकल करते हैं, इस आदत का फायदा उठाएं। व्यापारी के लड़के ने अपने सर की टोपी को फेंका। एक बंदर का बच्चा जिसके पास टोपी नहीं थी पेड़ से नीचे उतरा, टोपी को उठाया, सर पे लगाया, वापिस पेड़ पे चढ़ गया। हस्तप्रस्त। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कभी गुरुजी ने बताया ही नहीं, ऐसा किताब में कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा कैसे हुआ? तो व्यापारी के लड़के ने उस अंतिम बंदर के बच्चे को बुला करके पूछा, कहा भैया हमारे तो पापा ने कहा था कि बंदर नकल करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो बंदर का एक बच्चा व्यापारी के लड़के से जो कुछ भी कहता है वही सारे युवा साथियों को कहना चाहता हूं। बंदर के अंतिम बच्चे ने व्यापारी के लड़के से कहा, बोले हां, आपके पिता ने बता दिया था कि बंदर नकल करते हैं, लेकिन हमारे पापा ने भी कह दिया था कि व्यापारी चालाक होते हैं, इनका ध्यान रखना। आप समय के आधार पे नहीं चले, उस पुरातन चीज़ों को पकड़ के बैठ गए तो आपके सर पे जो टोपी थी उसको भी हम छीन के ले जा रहे हैं। बदले हुए समय में हम परिवर्तन करें, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने पढ़ने के तरीके में, अपने संवाद में, और परिवर्तन के इस दौर में हम उस समय के साथ चलेंगे, हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मैं आप सभी का पुनः इस संवाद कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और प्रयास कोचिंग प्रयास की इस नाते मैं पूरे कोचिंग परिवार का साधुवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे समय में आप सभी से संवाद करने का अवसर प्रदान किया। आइए हम सारे एक साथ एक पथ पर, एक सूत्र में आगे बढ़ें और परिवर्तन की दौर को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर चलें। जय हिंद, जय भारत। पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।